कार्बीन अमीन टेस्ट। अब एक तो टेस्ट है। ये जो टेस्ट है सिर्फ 1 डिग्री देती है। क्यों? वो रिएक्शन के अंदर हम अल्टीमेटली देख लेते हैं आर एन सी बनता है। एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये ट्रिपल बॉन्ड तभी बन पाएगा जब एन के ऊपर खाली होंगे बॉन्ड पहले ही। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो रिएजेंट यूज़ होते हैं ना, हमें अल्टीमेटली H2 को हटा के सी जोड़ना है। तो मेरे को कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो आता हो कार्बन और उसके थ्रू H2 है वो निकल सके। अब 2H निकालने हैं, कार्बन चाहिए और ये सारी चीज़ें करनी है। इसके लिए मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। क्लोरोफॉर्म जो यूज़ होएगा वो होगा। और क्लोरोफॉर्म ये काम अकेला नहीं कर सकता, तो मदद करने के लिए जो हमारा ऑर्गेनिक में साथी है वो KOH, वो हर जगह आ जाता है और हमारी मदद करता है। तो मैंने इसको शुरू किया, KOH ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, अपना OH माइनस दिया, एसिड बेसिक्स रिएक्शन हुई, CCl3 माइनस बना। अब ये माइनस जो है ये फिर निकल जाएगा और क्लोरीन निकल के अल्टीमेटली बनता है कार्बीन। कार्बीन क्या होता है? CCl2। और खाली डब्बा, भरा डब्बा। भरे डब्बे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और खाली डब्बे के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल। इस वेकेंट ऑर्बिटल के ऊपर जो ये अमोनिया के वो अमीन के जो मेरे लोन पेयर हैं, NH2 के जो N के लोन पेयर है, इस खाली डब्बे पे अटैक करते हैं। और खाली डब्बे पे अटैक करते ही RNC HCl बना देते हैं। फिर जो ये HCl है ना ये निकल जाता है और 2 मोल्स HCl निकलते, तो जो इसके बॉन्ड्स थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस बॉन्ड्स को फुलफिल करने के लिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड्स आ जाते हैं और हमारा बन जाता है R ट्रिपल बॉन्ड NC, आइसो आइसोमाइन। और ये जो है इसकी फाउल स्मेल होती है काफ़ी ज़्यादा। ये हो गया, अमोनिया हो गया, और एक दो क्लोरीन की जो गैस है, इन सब की बहुत घटिया स्मेल होती है। ये बाद में काम आती है लेकिन अभी के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। ये मिलके वाटर एसिटलाइजेशन जो रिएक्शन है इसके अंदर होता क्या है कि एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो रिएक्शन है हमारी डाई आइसोटाइजेशन रिएक्शन, अमीन होता है इस चैप्टर के अंदर। एसिटलाइजेशन जो रिएक्शन है इसके अंदर होता क्या है कि एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन होता है इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। और ये जो अमीन का H है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है, ये मिलके वाटर रिलीज हो जाता है और एसिटाइल ग्रुप बन जाता है, RC डबल बॉन्ड ONHR। इस ग्रुप के अंदर अब हम देखते रहते हैं। इसका एक स्पेशल केस है जब ये अमीन वाला जो आर है, RnH2 वाला, ये फिनाइल हो गया। तो इस रिएक्शन को हम बेंजोइलेशन रिएक्शन बोल देते हैं, और या फिर शॉर्डन बॉमन रिएक्शन बोल देते हैं। और इससे जो बनता है उसको हम बोलते हैं एसिटेनामालाइड। क्या बोलते हैं? इसके अंदर N2Cl। ये जो रिएक्शन है हमारी डाई आइसोटाइजेशन रिएक्शन, इसके अंदर N2Cl वो बनता है N2Cl। हाँ, फिनाइल के ऊपर N2Cl या फिर R के ऊपर N2Cl। लेकिन जो बाकी R होता है हमारा फिनाइल के अलावा, उसके ऊपर ये स्टेबल नहीं होता, तो ये ब्रेक हो जाता है और अल्टीमेटली R प्लस में ब्रेक हो जाता है। और जो ये कार्बोकेटाइन R प्लस वाला है, ये रीअरेंजमेंट हो सकती है इसकी। तो रीअरेंजमेंट होएगी, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल बन रहा है वहाँ चला जाएगा। और जब ये मोस्ट स्टेबल की तरफ चला जाएगा तो इसके अंदर हम वार्म वाटर डाल के अल्कोहल बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब बात आती है फिनॉल वाले की, फिनाइल की। तो जब फिनाइल के अंदर होगा तो इसको हम बोल देते हैं डाई, जो ये सॉल्ट है, डाई आइसोनियम सॉल्ट, N2Cl, PH N2 + Cl-। अब इसकी बहुत सारी रिएक्शंस होती है। वैसे इसकी जो प्रिपरेशन है वो होती है एनालीन से। एनालीन के अंदर हम एन सोडियम Na2 + HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। इसको याद करने का तरीका, अन्नी दीदी के पास नैनो थी, 2 नैनो थी, NaNO2, नैनो इससे हो गया। और वो जो ठंड में खरीदी थी, ठंड मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। और बाद में इतनी ठंड हो गई कि फिर हमें गर्मी करने के लिए, बर्फ़ पिघलाने के लिए वो एसिड डालना पड़ गया, एसिड मतलब HCl। तो ये सब कुछ करते करते हमारा आखिरी में सॉल्ट बन गया। सॉल्ट बनने के बाद इसकी फर्दर रिएक्शंस, फर्दर के अंदर ये सैंडमैन्स रिएक्शन। इसके अंदर क्या है कि हम कॉपर 1 डालते हैं
और जो कॉपर वन है ये अकेला नहीं होता, कॉपर वन के साथ कोई एनायन भी होता है। एनायन के अंदर आमतौर पे Cl2, Br2, Cn साइनाइड, ये सब यूज होते हैं। तो जो जो एनायन है वो बाद में जाके मेरा जुड़ जाएगा फिनाइल के साथ, ये सॉल्ट हट जाएगा पूरा। जैसे अगर हमारा Cn है तो Cn के साथ क्या होगा, PHCN बन जाएगा अल्टीमेटली। और ये जो सारे इनके एसिड्स भी होते हैं, एनायन एक तो कॉपर के साथ एनायन है, और सेम एनायन हाइड्रोजन के साथ भी होगा, यानी एसिड की फॉर्म में होगा। फिर दूसरा है गटरमैन रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सेम होती है, बस में फ़र्क इतना है सैंडमैन से कि यहाँ के ऊपर जो कॉपर होता है, कॉपर के साथ एनायन नहीं होता, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ होता है। इसमें बाकी सेम होती है। और ये आमतौर पे Cl के लिए और Br के लिए यूज़ होती है। फिर है KI शेक। ये जो KI शेक है ये आयोडीन को जोड़ने के लिए होती है, मतलब KI का एडिशन होता है और डायरेक्टली यहाँ पे PHI बन जाता है। फिर बाद में आती है हमारी H3PO3 H2PO2, इसके अंदर हमारा बेंजीन बन जाता है, यानी PHH बन जाता है। और ये जो है ये सेम मेरे को काम वो भी दे सकता है, इथेनॉल। क्यों? क्योंकि ये सारा ना H को दे सकते हैं, H डोनर है ये। और जो H डोनर होता है उसको अल्टीमेटली यूज करते करते पीएच बना दिया मैंने। फिर आती है वार्म वाटर, और उसकी वार्म वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये मेरे को फिनॉल की रिएक्शन देता है, फिनॉल बन जाता है इससे। क्यों? क्योंकि वार्म वाटर है तो OH मिल जाएगा मेरे को, और डाइल्यूट एसिड है तो फिर जो H प्लस का रिलीज है वो देख लेते हैं, हो जाता है बाद में। तो PHOH बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये पूरी है। फिर एक इसकी होती है H+B4- इसकी फॉर्म में, इसको बोलते हैं बॉल्स स्टीमन रिएक्शन। क्या है ये? बॉल्स स्कीमन रिएक्शन। इसके अंदर अब बॉल्स है, ये बॉल्स जो लिखा हुआ है इससे बी को याद रख सकते हैं, ब्रोमीन को नहीं, ब्रोमीन नहीं, बोरोन को। तो इनके अंदर Hb(F4- जो है इसका अटैक होएगा, कुछ कुछ बनेगा और ये अल्टीमेटली फ्लोरीन तक ले जाएगा। तो हमने गटरमैन रिएक्शन देखी Cl और Br के लिए, KI शेक देखी आयोडीन के लिए, और ये बॉल स्कीमन रिएक्शन देखी फ्लोरीन के लिए। ये सब कुछ ऐड कर देते हैं हम बेंजीन के ऊपर। फिर इनकी फर्दर बहुत सारे रिएक्शन हम बाद में पढ़ते हैं। ये जो रिएक्शन है हमारी डाई आइसोटाइजेशन, ये वाली रिएक्शन वापस NO2 बनाने के लिए डाइजोनियम सॉल्ट से। इसको याद रखने का तरीका यही है कि सब कुछ सेम है, बॉल्स स्कीमन रिएक्शन जैसा। बस आखिरी में जो हमने वो किया था ना, नैनो, नैनो वाला, पहले हमने नैनो ठंड में खरीदी थी, लेकिन अगर हमें अल्टीमेटली NO2 ही बना है तो हमने नैनो खरीदी ही क्यों? तो जो ये क्यू है ना, क्यू से कॉपर बना दिया हमने। और नैनो जब हमें आई वो ये N2Cl- बनाना था तब हमने ठंड दी थी। अब वापस NO2 में जाना है तो गर्मी दे देंगे, यानी हीट कर देंगे। तो इससे हमारी पूरी रिएक्शन वापस आ गई। ये वाली रिएक्शन वापस NO2 बनाने के लिए डाइजोनियम, इसके अंदर हमने ये डाइएज़ोनियम सॉल्ट तो बना ही लिया था पहले। अब एक बार हमने फिनॉल जो है फिनाइल, फिनाइल के अंदर एक बार NH2 यानी एनालीन यूज़ किया, एक बार फिनॉल डायरेक्टली यूज़ कर दिया। बेंजीन के अंदर H तो होता ही है, और जो ये N2 है ये N डबल बॉन्ड N की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसको बस एग्जिस्ट करके HCl निकाल दिया दोनों में, और कुछ नहीं है। बाकी एक डाई बनती है इससे, इसका नाम है डाई फॉर्मेशन। तो डाई ये कलर करने वाली डाई है, कपलिंग रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ये pH 7.5 पे होती है, और इससे जो बनता है वो बनता है एजोबेंजीन। वो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, या पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा। ये जो ग्रुप है ना PHN2+, इसको एजोबेंजीन कह देते हैं हम। तो ये जो है इसके अंदर बस याद करने के लिए कलर इसका यूँ है कि OH है, OH के अंदर O है, O से ऑरेंज, बाकी येलो, N से येलो, इस टाइप से कुछ याद कर। जो हमने डाईआइसोनियम वाली सॉल्ट की रिएक्शंस देखी थी ये जो हमने डाईआइसोनियम वाली सॉल्ट की रिएक्शंस देखी थी ये NH2 एनालीन से शुरू होती है। लेकिन अगर NH2 है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो NH2 नहीं है तो ये एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं। मान लो दोनों साइड मिथाइलो हाइड्रोजन को हटा के, तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, बस पैरा पे सब्सटीट्यूशन हो जाती है NO2 की। जैसे हमारी उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाली रिएक्शन के अंदर होती है, जिससे हमने स्टार्टिंग में ये बनाया था NH2 एनालिन वगैरह करके। एक तो वो हो गई, और ये होती है 3 डिग्री वाले के अंदर, मिथाइल हो कुछ और भी हो, 3 डिग्री जब भी हो ना अमीन, तो उसके अंदर पैरा पे सब्सटीट्यूशन हो जाएगी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में।
बाकी इसके अंदर जो दूसरे हैं, फिनाइल ना लग रखा हो, सेकेंड डिग्री हो, तो सेकेंड डिग्री के अंदर जो हाइड्रोजन है ना, वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह आता है NO2। ये याद रखने का तरीका है। बाकी वैसे देखना हो तो फिर ये मैकेनिज्म नीचे लिखी रखी है कि HNO3 बन जाता है, या अज्यूम कर सकते हैं HNO3 बन रहा है HCl और NaNO2 के हेल्प से। इसको आयनिक उसमें ब्रेक कर लिया, तो और HONO2 को मैंने लिख लिया खोल के। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो याद करने का तरीका है। और इसको मैंने वाटर को रिमूव कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी और आंसर आ गया मेरा। जो हमने डाई आइसोनियम वाली सॉल्ट, ये तो सल्फोनेशन नाम से ही पता चल रहा है कि SO3H ग्रुप लगेगा। SO3 जो ग्रुप है, मेरे को लगाने के लिए मेरे को SO4 या कुछ भी चाहिए मेरे को, वो मेरे को आमतौर में मिल जाएगा ओलियम से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, या फ्यूमिंग H2SO4 से। वो अटैक करेगा इसके ऊपर, बन जाएगा, ये पूरी रिएक्शन साफ साफ दिख रही है। फिर इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये पैरा पे जाके जुड़ जाता है। ये जो पैरा पे जाके जुड़ता है, ये भी फिर बाद में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम के अंदर, जहाँ पे जो ये SO3H का H है, ये घूम के ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसको हम बोलते हैं ज्यूट्रायन। ज्यूट्रायन ये बाद में बायोमोलिक्यूल्स में भी आएगा। और ये जिस पीएच में होता है उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पीएच बोलते हैं। बाकी ये जो पैरा पे जुड़ रहा है, इसका रीजन हमें ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन से ही मिल जाता है। ये तो सल्फोनेशन, एक तरफ है ट्राइब्रोमिनेशन। ये जो है, इसके अंदर क्या होता है, तीनों जगह पे तीन साइड है ना, ऑर्थो की दो और एक पैरा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। ये जो है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसकी वाइट वाइट पीपीटी आती है। और जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट होता है फिनॉल। एक तरफ है ट्राइब्रोमिनेशन। ये जो है, इसके अंदर क्या होता है, तीनों जगह पे तीन साइड है ना, ऑर्थो की दो और एक पैरा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाता है। ये जो है, इसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसकी वाइट वाइट पीपीटी आती है। और जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, ये मेरा टेस्ट होता है फिनॉल के लिए और एनिलीन के लिए, जो भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बाद में आता है मोनोब्रोमिनेशन। अब मोनोब्रोमिनेशन के लिए हम कोई ऐसा कंपाउंड डालेंगे, ऐसा ग्रुप डालेंगे जो NH2 के अंदर एक तो हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाए, और जब वो खुद लगे तो वो N के जो लोन पेयर है उनके साथ रेजोनेंस कर ले। रेजोनेंस क्यों करना है? क्योंकि वैसे ही हमें पता है कि ऑर्थो जो है कम बनता है, स्टेरिक हिंड्रेंस और थर्मोडायनेमिक्स बहुत कुछ होता है इसके अंदर। लेकिन जो वो ऑर्थो कम बन रहा है, उसको हमें बिल्कुल निगलेक्ट कर देना है, ज़ीरो कर देना है। ज़ीरो करने के लिए मेरे को ओवरऑल यील्ड कम करनी है, ताकि जो स्टेबल है वो बहुत ज़्यादा बन जाए। तो स्टेबल को बहुत ज़्यादा बनने के लिए मेरे को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम करनी पड़ेगी ऑर्थो के ऊपर। और ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए मैंने ये ग्रुप यूज़ किया, जो खुद रेजोनेंस में लोन पेयर ले जाए, ताकि लोन पेयर यहाँ पे ऑर्थो पे ना जा पाए। इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया ये C डबल बॉन्ड हो, CH3 या कुछ भी, आगे R यूज़ हो सकता है। इसको जो पूरा का पूरा कंपाउंड बना है, इसको बोलते हैं एसिटेनलाइड। इसके अंदर बाद में Br2 का एडिशन होता है। फिर COH एसिड की प्रेजेंस में Br2 का एडिशन होएगा, और Br2 नीचे चला जाएगा। और बाद में हम इसके अंदर H3O प्लस एसिड डाल देते हैं, और बाद में इसको जोड़ देते हैं। और इसको करने के बाद ये सब कुछ हमारा बाद में एक सिंगल बॉन्ड हो जाता है। क्या है ये? अच्छा हाँ, पैरा पे यूं बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे ही ज़्यादा है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स उधर ही गए हैं। हाँ, रेजोनेंस में जाने की वजह से पैरा के ऊपर ज़्यादा बना। ऑर्थो के ऊपर जो पहले ही कम बनना चाहिए था, वो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, ज़ीरो बनेगा। ये है नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन के अंदर NO2 ऐड होता है, जैसे सल्फोनिकेशन में SO3H ऐड होता है। यहाँ पे अब दो केस बनते हैं, एक तो मोनोनाइट्रेशन सिर्फ पैरा के ऊपर, और एक ऑर्थोमेटा पैरा तीनों के ऊपर। तो जो तीनों के ऊपर होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सब कुछ सेम रखते हैं, बस जो ग्रुप हम ऐड करते हैं डायरेक्टली HNO2 डाल देते हैं और H2SO4 करते हैं, जिसकी वजह से तीनों जगह पे ऑर्थोमेटा पैरा तीनों पे जाता है। लेकिन अब यहाँ पे कॉमन डाउट एक ये आता है कि NH2 तो वो है प्लस M ग्रुप, तो प्लस M ग्रुप है वो मेटा के ऊपर
जाने नहीं देगा, मेटा पे कम स्टेबल होगा और ऑर्थो पे ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रखा है कि ऑर्थो की यील्ड कम है और मेटा की यील्ड ज़्यादा है। तो इसका रीज़न ये है कि एसिडिक मीडियम की वजह से जो ये NH2 है, ये NH2 के लोन पेयर चले जाएंगे H के साथ, और ये NH3+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है वो है H2SO4। HNO3 जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है NO2 को देने के लिए। तो जो ये NH3+, PHNH3+ जो है, ये -M की तरह एक्ट करेगा। और -M की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर मेटा की ज़्यादा होगी यील्ड। तो मेटा की यील्ड इसलिए ज़्यादा, और पैरा की तो होगी, स्टेबल ज़्यादा है। बाकी फिर मोनोनाइट्रेशन के अंदर क्या है, सेम ब्रोमिनेशन वाला, मोनो ब्रोमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस करवाएंगे, यील्ड कम करवा देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। बस इसमें 288 केल्विन यूज़ होता है, ये याद रखने वाली बात है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये नहीं देता एनिलीन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फिडल क्राफ्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट थी, उसकी बजाय फिडल क्राफ्ट करने की बजाय ये AlCl3 लुइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और लोन पेयर NH2 जो है इसको डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो जो इनको मेन काम करना था उसको करने के बजाय ये अलग ही दुनिया में चले गए, इसीलिए रिएक्शन हो ही नहीं रही है। तो ये क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन की तरह।